हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल विधि के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सीआरपीसी की धारा के तहत मजिस्ट्रेट से एक आपराधिक शिकायत की जा सकती है। कौन सी धारा के अंतर्गत, सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या फिर दंडाधिकारी से आपराधिक शिकायत की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 200 के अंतर्गत उससे शिकायत की जा सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट बताए गए, जैसे कि धारा 190 में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते हैं, और धारा 170 में क्या होता है, जब मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले मजिस्ट्रेट को मामला भेजना। क्या पर्याप्त साक्ष्य मिले जब, तब मजिस्ट्रेट को मामला भेजना धारा 170 में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। इसमें बताना कौन सी धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। ये होती है धारा 100 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 100 के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तलाशी और जब्ती की शक्ति होती है। इस संबंध में सुसंगत प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(3) में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव हटाने के लिए आदेश पारित करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। तो सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त होता है? वो होता है धारा 133, सेक्शन 133 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 में उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बताए गए, जैसे कि इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी मार्ग, नदी या चैनल से किसी भी गैर कानूनी बाधा या उपद्रव को हटाया जाना चाहिए जो जनता द्वारा कानूनी रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद या फिर अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, या फिर किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन या किसी भी सामान या माल को रखना समुदाय को स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए, या ऐसे सामान या माल को हटा दिया जाना चाहिए या उसके रख रखाव को विनियमित किया जाना चाहिए। क्या? जिससे कि किसी समुदाय के स्वास्थ्य या फिर शारीरिक आराम के लिए अगर उसको हानिकारक पहुंच रही है तो क्या है, उसके रख रखाव को वहाँ से हटा देना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ में पॉइंट दिया गया है, किसी भी भवन का निर्माण या किसी पदार्थ का निपटान जिससे कि विन्यास या विस्फोट होने की संभावना हो को रोका जाना चाहिए, या फिर कोई इमारत, तंबू या कोई पेड़ ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और इसे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या वहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लगती है और इसके परिणाम स्वरूप हटा दिया जाता है। ऐसे भवन की मरम्मत या ऐसे पेड़ को हटाना या सहारा देना आवश्यक है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, किसी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए किसी तालाब, कुएं या उत्खनन को इस तरह से घेरा जाना चाहिए जिससे जनता को होने वाले खतरे से बचा जा सके। उसके बाद या फिर बताया गया है, किसी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, सीमित कर दिया जाना चाहिए या फिर निपटाया जाना चाहिए। ऐसा मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश दे सकता है जिससे व्यक्ति को ऐसी बाधाएं उपद्रव करने या ऐसा व्यापार या कब्जा करने की आवश्यकता हो। तो ये सारे काम जो बताए गए हैं, तो ये सारे अधिकार दिए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ये सारे जो आदेश हैं ये दिए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक उपद्रव है यह भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत आता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी धाराएं बताई गई हैं, जैसे कि
धारा 290 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 378 में क्या है, चोरी है। और धारा 278 में वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना। और धारा 367 में है व्यपहरण या फिर अपहरण किए गए व्यक्ति को जानबूझकर छिपाना या फिर परिरोध में रखना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है। मतलब कितने लोगों से अधिक लोग जब उसमें शामिल होते हैं तब उसे डकैती बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 या फिर 5 से अधिक लोग जब होते हैं तब उसको डकैती का रूप दिया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है, धारा 391 में डकैती के अपराध को परिभाषित किया गया है। किसमें? धारा 391 में डकैती के अपराध को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया है। मतलब क्या, किसी को अगर निरुद्ध या फिर गिरफ्तार किया गया तो 5 दिन के अंतर्गत उसको बताना चाहिए कि उसको किस वजह से क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग द्वारा किया जा सकता है। धारा 156 का जो तीसरी है के तहत प्रत्यक्ष जांच की शक्ति का उपयोग एक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, उसका क्या है, उसका कोई दायित्व नहीं। क्या है? उसका कोई दायित्व नहीं है। अब देखो, इसको ऐसे समझते हैं, कोई पड़ोसी जो संबंधित सुरक्षा अधिकारी को घरेलू हिंसा के मामले की सद्भावपूर्वक सूचना देता है, यह उसके उत्तरदायित्व के अधीन नहीं है। क्या? यह उसके उत्तरदायित्व के अधीन नहीं है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498 के ए के तहत घरेलू हिंसा को आपराधिक अपराध कहा जाता है। पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिलाओं के साथ किसी भी तरह की क्रूरता करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है, उसको कहा जाता है दुष्प्रेषण। क्या कहते हैं उसको? अबेटमेंट, दुष्प्रेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दुष्प्रेषण कहा जाता है, दुष्प्रेरण कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 107 से 120 उकसाने की बात करता है। धारा 107 के अनुसार सामान्य तौर पर दुष्प्रेरण उकसाने का अर्थ आपराधिक इरादे को अंजाम देने के लिए उकसाना, मदद करना या फिर प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कोई भी से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण करने वाला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 से कम आयु के पुरुष को बहकाता है उसे व्यपहरण या फिर अपहरण करने वाला कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी, जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए थी। यह दंड के सिद्धांत का एक प्रकार है। यह दंड किसके सिद्धांत का एक प्रकार है? तो आंसर हो जाएगा क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। किसका? क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो IPC के तहत डकैती की सजा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितने वर्ष तक डकैती की सजा होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सालों तक के लिए कठोर कारावास। क्या है? 14 सालों के लिए कठोर कारावास है, यदि लूट क्या सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्गों पर की जाती है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा के तहत जारी की जा सकते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत आदेश जारी की जा सकते हैं पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 125 के अंतर्गत आदेश जारी किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 145 के तहत सीआरपीसी की धारा 145 के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट पक्षों को एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है, यदि विवाद में एक संयुक्त परिवार शामिल है, यदि विवाद पारंपरिक अधिकारों से संबंधित है। अब यहाँ पे बताना कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि विवाद के कारण शांति भंग होने की संभावना है तो एक क्या मजिस्ट्रेट पक्षों के एक विवादित अचल संपत्ति के संदर्भ में अपना दावा लिखकर प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की के तहत की गई है। जो लोक सेवक शब्द है इसकी जो है परिभाषा है, इसकी पूछा गया भारतीय दंड संहिता 1860 के किसके अंतर्गत की गई है, धारा के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया जाएगा। एक ठग को किसका दंड दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास और जुर्माने का। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, धारा 311 के अनुसार जो कोई ठग होगा वह आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कौन सी धारा के अंतर्गत ऐसा होगा। तो धारा 311 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है। सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, नपुंसकीकरण, गर्भपात कारित करना, एक अस्त की संधिच्युति। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गर्भपात कारित करना। इसमें क्या है, गंभीर चोट शामिल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के अनुसार के साथ दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया किसके साथ दंडित किया जाएगा। 6 महीने तक की कैद हो सकती है उसको, 1 वर्ष तक की कैद और जुर्माना, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता का कारण बनेगा, अश्लील भरे काम करेगा जिससे व्यक्तियों को नुकसान है, तो उसको 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये धारा 294 के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को परिभाषित किया गया है धारा 124 का ए में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना है। ये कौन सी धारा के अंतर्गत। तो धारा 154 के अंतर्गत जो क्या प्रभारी अधिकारी होता है उसका दायित्व होता है कि इस प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखे और एफआईआर तैयार करे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।